दे सकता है। लू चेन कहता है कि अब 100 फ्लावर्स वैली उसकी वासल फोर्स है, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिरियत धर्मा सेक्ट की है। अगर भविष्य में कोई संकट आए तो केवल टोकन के माध्यम से संदेश भेजना होगा। मिरियत धर्मा सेक्ट तुरंत सहायता के लिए पहुंच जाएगा। इसके बाद लू चेन एक और बड़ा फैसला सुनाता है। अब से 100 फ्लावर्स वैली हर साल अपने 10 सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल्स को मिरियत धर्मा सेक्ट भेज सकेगा। वे यहां मीनियल डिसाइपल की तरह रहकर कल्टीवेशन करेंगे। अगर आगे बढ़ना होगा तो उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने होंगे, बिल्कुल मिरियत धर्मा सेक्ट के डिसाइपल की तरह। वैली मास्टर और सभी एल्डर्स इस निर्णय से बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद वॉन्फा सिटी के निर्माण की योजना पर चर्चा होती है। लू चैन कहता है कि शहर जितना बड़ा बनाया जा सके उतना अच्छा होगा। शहर के बीचों बीच एक विशाल अरीना बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी भी तरह की लड़ाई की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी को विवाद सुलझाना है तो अरीना में जाकर मुकाबला करना होगा। इस तरह भविष्य में वॉन्फा सिटी पूरे ईस्टर्न डोमेन का सबसे सुरक्षित कल्टीवेशन सिटी बनेगा। सभी योजनाएं तय होने के बाद 100 फ्लावर्स वैली वापस लौटने की तैयारी करती है, लेकिन वैली मास्टर को वहीं रुकना पड़ता है। बाकी एल्डर्स वापस चले जाते हैं। रास्ते में 100 फ्लावर्स वैली की एंसेस्टर बेहद खुश दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि अगर आने वाले कुछ वर्षों तक उनका सेक्ट मिरियत धर्मा सेक्ट के साथ बना रहा तो 100 फ्लावर्स वैली में कई सेंट रियल्म एक्सपर्ट्स पैदा हो जाएंगे। उनका सेक्ट इतिहास का सबसे शक्तिशाली दौर देखेगा। उधर मिरियत धर्मा सेक्ट में वैली मास्टर अभी भी सोच रही होती है कि लू चेन ने उसे अपने पास क्यों रखा। उसे लगता है कि शायद सेक्ट मास्टर उससे नाराज है, लेकिन लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि उसने उसे इसलिए रोका क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। वो नहीं चाहता कि इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल चाय परोसने या साधारण कामों में अपना समय बर्बाद करे, बल्कि भविष्य में उसे सेक्ट के महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम संभालने होंगे। वैली मास्टर ये सुनकर भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि लू चेन हमेशा दूर की सोचता है। उसी समय सिस्टम फिर सक्रिय होता है। मिशन रिवॉर्ड्स रेडी। लू चेन दोनों गिफ्ट पैक्स खोलता है। उसे 4 रेड रैंक समन कार्ड्स, एक सुप्रीम सॉर्ड डाउ टेक्निक, दुर्लभ बॉडी रिफाइनमेंट मटेरियल्स, शक्तिशाली फॉर्मेशन मटेरियल्स और कई विशेष रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। लू चेन मुस्कुराता है। उसे पता था मिरियत धर्मा सेक्ट की ताकत अभी और भी तेजी से बढ़ने वाली है। सिस्टम से मिले रिवॉर्ड्स खोलने के बाद लू चेन कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन जब उसकी नजर आखिरी 2 रिवॉर्ड्स पर पड़ती है तो उसका चेहरा अजीब हो जाता है। सिस्टम ने उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज के साथ कुछ ऐसे कपड़े भी दे दिए थे जिनका कल्टीवेशन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लू चेन तुरंत सिस्टम को डांटता है और पूछता है कि आखिर ये बेकार रिवॉर्ड्स किस लिए हैं। सिस्टम मजाकिया अंदाज में जवाब देता है कि होस्ट को फायदा मिल रहा है, फिर भी वो शिकायत कर रहा है। इसी बीच वैली मास्टर अंदर आती है। वो लू चेन के चेहरे का अजीब भाव देखकर पूछती है कि क्या कोई बड़ी समस्या हो गई है। लू चेन तुरंत बात बदल देता है। वो कहता है कि उसे बस कुछ पुराने अप्रिय अनुभव याद आ गए थे। वैली मास्टर को लगता है कि लू चेन लगातार सेक्ट के कामों में व्यस्त रहने के कारण थक गया है। वो विनम्रता से उसके कंधे दबाने लगती है। लू चेन मुस्कुराते हुए उसकी सेवा स्वीकार कर लेता है। कुछ देर बाद वो प्रोटेक्टर शेन को बुलाता है। वो आदेश देता है कि सिस्टम से मिले सभी फॉर्मेशन मटेरियल्स और फॉर्जिंग मटेरियल्स तुरंत सेक्ट ट्रेजरी में रख दिए जाएं। इसके बाद वो नई प्राप्त सुप्रीम सॉर्ड डाउ टेक्निक भी निकालता है। जैसे ही टेक्निक उसके हाथ में आती है, अनगिनत सॉर्ड डाउ इनसाइट्स उसके मन में समाने लगते हैं। उसकी सॉर्ड कॉम्प्रिहेंशन एक बार फिर पहले से कहीं अधिक गहरी हो जाती है। सिस्टम फिर याद दिलाता है कि अभी 4 रेड रैंक समन कार्ड्स बाकी हैं। लू चेन बिना समय गंवाए उन्हें एक्टिवेट कर देता है। कुछ ही क्षणों में 4 नई आकृतियां मेन हॉल में प्रकट होती हैं। 2 लोग पूरे ईस्टर्न डोमेन के सर्वोच्च फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर्स थे। बाकी 2 महान आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग ग्रैंड मास्टर्स थे। चारों सम्मानपूर्वक लू चेन के सामने झुककर प्रणाम करते हैं। उनकी ऑरा देखकर आसपास मौजूद लोग चौंक जाते हैं। चारों एल्डर्स बताते हैं कि वे 10,000 वर्ष पहले की महान आपदा के समय गहरी साधना में चले गए थे। अब सिस्टम के बुलावे पर वे दोबारा मिरियत धर्मा सेक्ट की सेवा करने लौटे हैं। वे ईस्टर्न डोमेन को देखकर भी हैरान होते हैं। उनके अनुसार इतने वर्षों में पूरे ईस्टर्न डोमेन की कल्टीवेशन पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो चुकी थी। लू चेन बिना समय गंवाए चारों को कोर एल्डर्स नियुक्त कर देता है। वो उन्हें आदेश देता है कि पहले पूरे सेक्ट की व्यवस्था समझें। इसके बाद फॉर्मेशन, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और कल्टीवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले स्तर तक पहुंचाएं। चारों एल्डर तुरंत आदेश स्वीकार कर लेते हैं। उधर 100 फ्लावर्स वैली की वैली मास्टर के लिए भी लू चेन नया सेक्ट रोब तैयार करवाता है। वो कहता है कि अब वो मिरियत धर्मा सेक्ट की प्रतिनिधि है, इसलिए उसके कपड़े भी सेक्ट की पहचान के अनुसार होने चाहिए। वैली मास्टर खुशी खुशी नई ड्रेस स्वीकार कर लेती है। उसी शाम टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर फिर से मिरियत धर्मा सेक्ट पहुंचते हैं। इस बार वे पहले से मंगाए गए स्पिरिट हर्ब्स, पिल्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज लेकर आए थे। साथ ही वे लू चेन से एक विशेष अनुरोध भी करना चाहते थे। लू चेन उन्हें बैठाकर बात सुनता है। पवेलियन मास्टर पूछते हैं कि क्या भविष्य में टियानबाओ पवेलियन भी मिरियत धर्मा सेक्ट के साथ गहरा व्यापारिक संबंध बना सकता है। लू चेन कुछ शर्तें रखता है। पहली, टियानबाओ पवेलियन को अपना ईस्टर्न डोमेन हेडक्वार्टर्स भविष्य में बनने वाली वॉन्फा सिटी में स्थानांतरित करना होगा। दूसरी,
वानफा सिटी के निर्माण में 100 फ्लावर्स वैली की पूरी सहायता करनी होगी। पवेलियन मास्टर बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों शर्तें स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मिरियड धर्मा सेक्ट के साथ जुड़ना भविष्य के लिए सबसे बड़ा अवसर है। बात पूरी होने के बाद लूचेन उन्हें एक इमॉर्टल पीच भी उपहार में देता है। पवेलियन मास्टर भावुक होकर धन्यवाद देते हैं। कुछ ही दिनों में 100 फ्लावर्स वैली के चुने हुए 10 प्रतिभाशाली डिसाइपल भी मिरियड धर्मा सेक्ट पहुंच जाते हैं। लूचेन उन्हें आधिकारिक रूप से मीनियल डिसाइपल का दर्जा देता है। वो समझाता है कि यहां कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकार नहीं पाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने होंगे। सभी नए डिसाइपल खुशी खुशी ये नियम स्वीकार कर लेते हैं। इसी दौरान 100 फ्लावर्स वैली की मदद से वानफा सिटी का निर्माण भी पूरा हो जाता है। विशाल सिटी वॉल्स, मार्केट, कोर्टयार्ड्स, अरीना और अनगिनत शॉप्स पूरी तरह तैयार हो चुकी थीं। अब केवल सबसे महत्वपूर्ण काम बाकी था, पूरे शहर की सुरक्षा करने वाला ग्रैंड फॉर्मेशन। लूचेन तुरंत अपने नए फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर्स को बुलाता है। वो उन्हें आदेश देता है कि पूरे वानफा सिटी के चारों ओर ऐसा फॉर्मेशन बनाया जाए जिसे साधारण सेंट रियल्म एक्सपर्ट भी न तोड़ सके। दोनों ग्रैंड मास्टर्स केवल 1 घंटे के भीतर पूरे शहर का फॉर्मेशन तैयार कर देते हैं। जब फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो पूरा वानफा सिटी सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। इसके बाद वे 2 विशेष फॉर्मेशन टोकन्स लू चेन को सौंपते हैं। एक टोकन पूरे वानफा सिटी को नियंत्रित करता था, दूसरा सीधे सिटी लॉर्ड मैंशन से जुड़ा हुआ था। लू चेन दोनों ग्रैंड मास्टर्स की प्रशंसा करता है। कुछ दिनों बाद आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। वानफा सिटी आधिकारिक रूप से खुल जाती है। सिटी गेट पर घोषणा की जाती है, जो भी कोर्टयार्ड या शॉप किराए पर लेना चाहता है वो सिटी लॉर्ड मैंशन में आवेदन करे। शहर के अंदर किसी भी तरह की लड़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अगर 2 कल्टीवेटर्स के बीच कोई विवाद होगा तो उसे सिटी के बीच बने विशाल अरीना में हल किया जाएगा। इस नए नियम की वजह से दूर दूर से कल्टीवेटर्स वानफा सिटी आने लगते हैं। कुछ ही समय में पूरा शहर बेहद जीवंत हो जाता है। इसी दौरान एक शानदार रथ सिटी गेट के सामने आकर रुकता है। उसमें से एक घमंडी युवा बाहर निकलता है। उसके साथ कई शक्तिशाली गार्ड्स भी थे। वो सीधे सिटी लॉर्ड मैंशन पहुंचता है और आदेश देता है कि शहर का असली मालिक तुरंत उसके सामने आए। जब गार्ड उससे उसकी पहचान पूछता है तो वो घमंड से कहता है, मैं सेंट्रल प्रोविंस के इंपीरियल शाह फैमिली का यंग मास्टर हूं। वो धमकी देता है कि अगर वानफा सिटी का मालिक तुरंत उसके सामने नहीं आया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन तभी पीछे से एक शांत आवाज सुनाई देती है, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूं। और उसी क्षण लूचेन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। वानफा सिटी की स्थापना के बाद पूरा ईस्टर्न डोमेन पहले से कहीं अधिक शांत और व्यवस्थित हो चुका था। लेकिन लूचेन जानता था कि जितनी तेजी से मिरियड धर्मा सेक्ट आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से नए दुश्मन भी पैदा होंगे। उधर सेंट्रल प्रोविंस के इंपीरियल शाह फैमिली का यंग मास्टर अपमानित होकर अपने क्षेत्र में लौट जाता है। वो गुस्से से भरकर अपने पिता को वानफा सिटी में हुई पूरी घटना बताता है। वो कहता है कि मिरियड धर्मा सेक्ट ने इंपीरियल क्लैन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की, लेकिन शाह फैमिली के एल्डर उसे जल्दबाजी से रोक देते हैं। वे बताते हैं कि जिस सेक्ट की सिटी की रक्षा एक ग्रेट सेज कर रहा हो उसके पीछे छिपी ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अगर बिना तैयारी के हमला किया गया तो नुकसान शाह फैमिली का भी हो सकता है। यंग मास्टर गुस्से में कहता है कि अगर फैमिली सेना नहीं भेजेगी तो वो हेवनली किल हॉल से असैसिन्स किराए पर लेगा। एल्डर समझाते हैं कि ग्रेट सेज या उससे ऊपर के एक्सपर्ट की हत्या कराने की कीमत बेहद भयानक होगी। फिलहाल सबसे सही फैसला यही है कि पहले पूरी जानकारी जुटाई जाए। उधर वानफा सिटी का विकास तेजी से होने लगता है। हर दिन नए कल्टीवेटर्स, व्यापारी और सेक्ट फोर्सेस शहर में आने लगते हैं। सिटी लॉर्ड मैंशन के अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी बड़े कोर्टयार्ड्स किराए पर दिए जा चुके थे। अधिकांश शॉप्स भी भर चुकी थीं। हर महीने मिलने वाला रेंट अब पूरे वानफा सिटी का खर्च आराम से चला सकता था। साथ ही टियानबाओ पवेलियन ने भी वादा निभाते हुए कल्टीवेशन रिसोर्सेज पर विशेष छूट देना शुरू कर दिया। लूचेन ये सुनकर संतुष्ट होता है। वो सिटी के अधिकारियों की मेहनत की प्रशंसा करता है और उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड्स देने का आदेश देता है। इसके बाद लूचेन अकेले बैठकर शाह फैमिली के बारे में सोचता है। वो समझ जाता है कि इंपीरियल क्लैन इतनी आसानी से अपना अपमान नहीं भूलेगा। वो शांत स्वर में कहता है, अगर वे समझदारी से रहेंगे तो मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगा, लेकिन अगर उन्होंने वानफा सेक्ट के खिलाफ कोई चाल चली तो इंपीरियल क्लैन भी इतिहास बन जाएगा। इसके बाद लूचेन सेक्ट के सभी पीक ग्रेड सेज एल्डर्स को बुलाता है। वो आदेश देता है कि सभी एल्डर जल्द से जल्द क्वाजी एम्परर रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की तैयारी करें। कई एल्डर बताते हैं कि वे पहले ही हाफ स्टेप क्वाजी एम्परर तक पहुंच चुके हैं, उन्हें केवल कुछ और समय चाहिए। लूचेन संतुष्ट होकर उन्हें सिक्लूडेड कल्टीवेशन जारी रखने का आदेश देता है। इसी दौरान वैली मास्टर लूचेन के लिए टी लेकर आती है। घबराहट में उसके हाथ से टी कप गिरकर टूट जाता है। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है, लेकिन लूचेन मुस्कुराकर कहता है कि यह केवल एक कप है, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। वैली मास्टर राहत की सांस लेती है। उसी समय सिस्टम अचानक सक्रिय हो जाता है। न्यू मिशन डिटेक्टेड। मिशन, सदर्न डोमेन जाकर एक नए डिसाइपल को रिक्रूट करो। टारगेट, एक अत्यंत दुर्लभ फिजिक वाला युवक जो इस समय जीवन मृत्यु के संकट में है। रिवॉर्ड, अप्रेंटिस गिफ्ट पैक। मिशन देखते ही लूचेन मुस्कुरा देता है।
वो समझ जाता है कि उसका अगला डायरेक्ट डिसाइपल मिलने वाला है। बिना समय गंवाए वो तुरंत सदर्न डोमेन की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद सदर्न डोमेन के एक जंगल में एक युवा अकेला घायल अवस्था में बैठा होता है। उसका नाम लिंग युंजी था। उसे उसके अपने परिवार ने बेकार फिजीक समझकर घर से निकाल दिया था। कुछ ही समय पहले उसकी मां की भी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा था। सिस्टम तुरंत उसकी जानकारी स्कैन करता है। स्पेशल फिजिक डिटेक्टेड, ताइशू सॉर्ड बॉडी। ये हेवन एंड मिरियड वर्ल्ड्स की सबसे दुर्लभ फिजिक्स में से एक थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी। इसी कारण सभी लोग उसे निकम्मा समझते रहे। लू चैन उसके सामने पहुंचकर शांत स्वर में कहता है, तुम्हारी हड्डियां असाधारण हैं, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? लिंग युंजी पहले तो चौंक जाता है। वो कहता है कि वो जन्म से बेकार फिजीक वाला इंसान है, ऐसे व्यक्ति को कोई मास्टर क्यों अपनाएगा? लू चैन मुस्कुराकर सिर हिलाता है। वो बताता है कि लिंग युंजी किसी फ्लॉड बॉडी का मालिक नहीं है, बल्कि उसके भीतर छिपा ताइशू सॉर्ड बॉडी पूरे संसार की सबसे शक्तिशाली सॉर्ड फिजिक्स में से एक है। अगर ये पूरी तरह जाग गया तो भविष्य में वो महान सॉर्ड एक्सपर्ट बनेगा। लिंग युंजी की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो बिना देर किए लू चेन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। डिसाइपल लिंग युंजी मास्टर को प्रणाम करता है। उसी क्षण सिस्टम घोषणा करता है, मिशन कंप्लीट, फोर्थ डायरेक्ट डिसाइपल सक्सेसफुली रिक्रूटेड। लू चेन उससे पूछता है कि क्या सदर्न डोमेन में उसका कोई अधूरा काम बचा है। लिंग युंजी शांत स्वर में जवाब देता है कि उसकी मां के जाने के बाद अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा। अब वो पूरी तरह अपने मास्टर के साथ चलने को तैयार है। लू चेन उसे साथ लेकर मिरियाद धर्मा सेक्ट लौट आता है। सेक्ट पहुंचते ही वो सभी को लिंग युंजी से परिचित कराता है। वो घोषणा करता है, आज से लिंग युंजी मिरियाद धर्मा सेक्ट का चौथा डायरेक्ट डिसाइपल होगा। सभी एल्डर उसकी असाधारण टैलेंट महसूस कर लेते हैं। लू चेन स्वयं उसके शरीर के अंदर छिपे ताइशू सॉर्ड बॉडी को एक्टिवेट करता है। जैसे ही फिजीक जागती है, उसके शरीर से तेज सॉर्ड इंटेंट निकलने लगता है। पूरा सेक्ट उस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह जाता है। लिंग युंजी भावुक होकर अपने मास्टर को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि लू चेन ने उसे दूसरी जिंदगी दी है। इसके बाद लू चेन वैली मास्टर को आदेश देता है कि लिंग युंजी को सेक्ट की सभी जगह दिखाए और फिर उसे कल्टीवेशन टेक्निक हॉल लेकर जाए। साथ ही वो वैली मास्टर से भी कहता है कि अब समय आ गया है कि वो भी अपनी कल्टीवेशन को अगले स्तर तक ले जाए। टेक्निक हॉल में पहुंचकर एल्डर उसे सलाह देता है कि किसी टेक्निक को खोजने की कोशिश मत करना, बस शांत होकर ध्यान लगाना। कुछ ही क्षणों में अनगिनत कल्टीवेशन टेक्निक्स अपने आप लिंग युंजी के सामने प्रकट होने लगती हैं। उसे इमॉर्टल सॉर्ड स्क्रिप्चर, वॉइड सॉर्ड डिवाइन एबिलिटी और कई सुप्रीम ग्रेड टेक्निक्स दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ वैली मास्टर को भी अपनी पुरानी टेक्निक से कहीं अधिक शक्तिशाली ग्राउंड ग्रेड कल्टीवेशन मेथड प्राप्त होती है। वो भावुक होकर सोचती है कि मिरिया धर्मा सेक्ट की मेड बनना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य था। उसी समय ईस्टर्न डोमेन के बाहर कई महान शक्तियां भी मिरिया धर्मा सेक्ट का नाम सुनने लगी थीं। हर दिशा से एक ही खबर फैल रही थी, ईस्टर्न डोमेन में वानफा सेक्ट नाम की एक नई शक्ति उभर चुकी है और उसकी असली ताकत का अंदाजा अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। मिरियड धर्मा सेक्ट का नाम अब केवल ईस्टर्न डोमेन तक सीमित नहीं रहा था। उसकी ताकत की चर्चा धीरे धीरे सेंट्रल प्रोविंस तक पहुंच चुकी थी। हर बड़ी शक्ति अब केवल एक ही नाम पर चर्चा कर रही थी, मिरियड धर्मा सेक्ट। इसी दौरान सेंट्रल प्रोविंस के इंपीरियल शाह फैमिली में भी इस रहस्यमयी सेक्ट को लेकर बड़ी सभा बुलाई जाती है। शाह फैमिली के यंग मास्टर अपने पिता और तीनों एंसेस्टर्स के सामने वानफा सेक्ट में हुए अपने अपमान की पूरी कहानी सुनाता है। वो गुस्से में बताता है कि मिरियाड धर्मा सेक्ट ने न केवल उसे माउंटेन गेट से लौटा दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि शाह फैमिली उनके सेक्ट मास्टर से मिलने के योग्य भी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर शाह फैमिली ने कोई हरकत की तो पूरा इंपीरियल क्लैन मिटा दिया जाएगा। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल गुस्से से भर उठता है। शाह फैमिली के पेट्रियार्क की आंखों में ठंडी हत्या की चमक दिखाई देती है। वो कहता है कि सदियों से किसी ने इंपीरियल शाह फैमिली का इस तरह अपमान करने की हिम्मत नहीं की। अब समय आ गया है कि मिरियाड धर्मा सेक्ट को उसकी औकात दिखाई जाए। इसके बाद पेट्रियार्क स्वयं तीनों एंसेस्टर्स से मिलने जाता है। वो उन्हें वानफा सेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि यह सेक्ट अचानक प्रकट हुआ और आते ही कई बड़े सेक्ट्स और सेक्रेड लैंड्स को नष्ट कर दिया। जब उसने वहां जाकर सच्चाई जाननी चाही, तब उसे सेक्ट के अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। ये सुनकर तीनों एंसेस्टर्स भी क्रोधित हो जाते हैं। उनमें से एक एंसेस्टर ठंडी आवाज में आदेश देता है, या तो मिरियाद धर्मा सेक्ट हमारे इंपीरियल शाह फैमिली के अधीन आएगा या फिर पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। फैसला तुरंत ले लिया जाता है। शाह फैमिली एक दूत भेजकर मिरियाद धर्मा सेक्ट को अंतिम चेतावनी देगा। अगर वे इंपीरियल क्लैन के अधीन नहीं आए तो युद्ध निश्चित होगा। लेकिन शाह फैमिली केवल इसी पर नहीं रुकती। यंग मास्टर गुप्त रूप से हेवनली किल हॉल से भी संपर्क करता है। वो चाहता था कि किसी भी कीमत पर लू चैन की हत्या कर दी जाए। हेवनली किल हॉल के पैलेस मास्टर पहले पूरी जानकारी मांगते हैं। यंग मास्टर बताता है कि वानफा सेक्ट के अंदर कई ग्रेट सेज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। साधारण असैसिन्स भेजने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो भारी कीमत चुकाने को तैयार है। रिवॉर्ड के रूप में वो 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, 3000 वर्ष पुराने ब्लड बोधी और कई दुर्लभ ट्रेजर्स देने का वादा करता है।
इतना बड़ा रिवॉर्ड सुनते ही हेवनली किल हॉल मिशन स्वीकार कर लेता है। 3 सबसे शक्तिशाली ग्रेट सेज असैसिन्स को बुलाया जाता है। पैलेस मास्टर केवल एक ही आदेश देता है, 3 दिनों के भीतर मिरियड धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर का सिर मेरे सामने होना चाहिए। उधर कुछ अन्य बड़ी शक्तियां भी वॉन्फा सेक्ट पर नजर रख रही थीं। एक एल्डर बताता है कि उसने स्वयं वॉन्फा सिटी में ऐसी ऑरा महसूस की थी जो उसकी अपनी कल्टीवेशन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसका मतलब साफ था, मिरियाड धर्मा सेक्ट के पीछे अभी भी ऐसी ताकतें छिपी थीं जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया था। इसलिए वे फिलहाल दूर रहकर केवल हालात देखने का फैसला करते हैं। उधर मिरियाड धर्मा सेक्ट पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक माउंटेन गेट के बाहर तैनात गार्ड्स 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ लेते हैं। वे लोग चोरी छिपे सेक्ट की निगरानी कर रहे थे। उन्हें तुरंत लू चैन के सामने लाया जाता है। पूछताछ करने पर तीनों एक भी शब्द बोलने से इनकार कर देते हैं। तभी लू चैन प्रोटेक्टर जैंग को आदेश देता है, इनकी सोल सर्च करो। कुछ ही क्षणों में सोल सर्च पूरी हो जाती है। हालांकि उनकी यादों पर विशेष सील लगी हुई थी, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन एक महत्वपूर्ण राज सामने आ जाता है। ये तीनों हेवनली किल हॉल के असैसिन्स थे। ल्यू चैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, दिलचस्प, अब हेवनली किल हॉल भी मेरे पीछे पड़ गया है। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजती है, न्यू मिशन रिलीज्ड। मिशन हेवनली किल हॉल का पूरी तरह विनाश करो। रिवॉर्ड सुप्रीम गिफ्ट पैक। लेकिन लू चैन तुरंत हमला करने का फैसला नहीं करता। वो मुस्कुराकर कहता है, अभी नहीं, पहले मैं देखना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ और कौन कौन सामने आता है। उसके लिए सबसे सही समय तब होगा जब सारे दुश्मन खुद उसके सामने आ जाएं। इसके बाद वो सिस्टम से मिला अप्रेंटिस गिफ्ट पैक खोलता है। उसे एक नई सेक्ट मास्टर रोब, एक शक्तिशाली डिवाइन सॉर्ड, एक विशेष मिरियाद सीक्रेट रियल्म, 4 रेड समन कार्ड्स, परफेक्ट अर्थ ग्रेड फॉर्मेशन और कई दुर्लभ रिवॉर्ड्स प्राप्त होते हैं। लू चैन तुरंत आदेश देता है कि मिरियाद सीक्रेट रियल्म को सेक्ट के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किया जाए। अब डिसाइपल भविष्य में वहीं जाकर ट्रायल्स और कल्टीवेशन करेंगे। इसके बाद वो 4 रेड समन कार्ड्स एक्टिवेट करता है। इस बार वो पहले ही सिस्टम को आदेश देता है कि एल्डर्स के प्रकट होने पर किसी तरह की बड़ी ऑरा बाहर न फैले। कुछ ही क्षणों में 4 नए शक्तिशाली एल्डर्स प्रकट होते हैं। चारों सम्मानपूर्वक लू चैन को प्रणाम करते हैं। लू चैन उन्हें कोर एल्डर्स के पास भेज देता है ताकि वे पहले सेक्ट की व्यवस्था समझ सकें। उसी समय हेवनली किल हॉल में हड़कंप मच जाता है। उन तीनों ग्रेट सेज असैसिन्स के सोल टोकन्स भी एक साथ टूट चुके थे। पैलेस मास्टर क्रोध से भर उठता है। वो समझ जाता है कि शाह फैमिली ने उन्हें वॉन्फा सेक्ट की ताकत के बारे में झूठी जानकारी दी थी। अब उसने अपने 3 सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट्स खो दिए थे। वो तुरंत शाह फैमिली से इस नुकसान का हिसाब मांगने का फैसला करता है। लेकिन उधर शाह फैमिली को अभी भी अपनी हार का जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ ही समय बाद शाह फैमिली के 2 एल्डर स्वयं मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचते हैं। माउंटेन गेट देखकर ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। वे आपस में बात करते हैं कि सेक्ट के पगोदास, स्पिरिचुअल वाइन्स और ट्रेजर्स की कीमत अकल्पनीय है। उनमें से एक लालच से कहता है, कुछ ही दिनों में ये सब शाह फैमिली का होगा। इसी दौरान प्रोटेक्टर उन्हें मेन हॉल तक ले जाता है। लू चैन शांत भाव से सिंहासन पर बैठा हुआ था। शाह फैमिली के दोनों एल्डर बिना किसी सम्मान के सीधे पूछते हैं, क्या तुम ही मिरियाद धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो? लू चैन उनकी ओर देखकर शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैं ही लू चैन हूं। अब बताओ, इंपीरियल शाह फैमिली मेरे सेक्ट में किस लिए आई है? शाह फैमिली के 2 एल्डर जब मिरियाद धर्मा सेक्ट में पहुंचते हैं तो उन्हें पूरा विश्वास था कि ईस्टर्न डोमेन का यह नया सेक्ट उनकी धमकी सुनते ही घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन लू चैन पूरे समय शांत बैठा रहता है। वो बिना किसी डर के दोनों एल्डर्स की बात सुनता है। शाह फैमिली का पहला एल्डर घमंड से कहता है कि कुछ दिन पहले वॉन्फा सेक्ट ने शाह फैमिली के यंग मास्टर का अपमान किया था। अब इंपीरियल शाह फैमिली खुद जवाब लेने आई है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में बहुत कम लोग हैं जो शाह फैमिली का अपमान करके जिंदा रह सके हों। इसके बाद वो एंसेस्टर का आदेश सुनाता है, या तो मिरियाड धर्मा सेक्ट आज से शाह फैमिली का अधीनस्थ बन जाएगा, या फिर इस सेक्ट का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, वो लालच से पूरे सेक्ट की ओर देखते हुए कहता है कि माउंटेन गेट के पगोदस, स्पिरिचुअल वाइन्स, पीछे लगे स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन और सेक्ट के सभी ट्रेजर्स अब शाह फैमिली की संपत्ति होंगे। हॉल में बैठे सभी एल्डर्स के चेहरे ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन लू चैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहती है। वो केवल एक सवाल पूछता है, क्या यही शाह फैमिली का अंतिम फैसला है? दोनों एल्डर बिना झिझक हां कह देते हैं। वे समझते हैं कि अब लू चैन डर चुका है, लेकिन अगले ही पल लू चैन का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो प्रोटेक्टर की ओर देखकर शांत स्वर में आदेश देता है, इन दोनों को बंदी बना लो। आदेश मिलते ही 2 क्वाजी एम्परर एल्डर्स तुरंत आगे बढ़ते हैं। शाह फैमिली के दोनों एल्डर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते। कुछ ही सेकंड में उनकी कल्टीवेशन सील कर दी जाती है। दोनों पूरी तरह बेबस होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब पहली बार उनके चेहरे पर डर दिखाई देता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मिरियाद धर्मा सेक्ट में क्वाजी एम्परर एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उधर कुछ एल्डर सुझाव देते हैं कि अभी इसी समय शाह फैमिली पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन लू चैन मना कर देता है। वो कहता है, अभी नहीं, मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है वो सब एक साथ सामने आए।
फिर एक ही बार में सबका अंत होगा। इसके बाद वो प्रोटेक्टर शेन को आदेश देता है कि टियानबाओ पवेलियन जाकर शाह फैमिली और हेवनली किल हॉल की पूरी जानकारी लेकर आए। उसी समय दूसरी ओर 10,000 बुद्धा टेम्पल के दो मंक भी एक नई योजना बना रहे थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि हेवनली डोमेन डायनेस्टी और मिरियाद धर्मा सेक्ट के बीच पहले टकराव हो चुका है। वे सोचते हैं कि अगर सही समय पर हस्तक्षेप किया जाए तो हेवनली डोमेन डायनेस्टी को भी अपने प्रभाव में लिया जा सकता है। दोनों मंक तुरंत हेवनली डोमेन डायनेस्टी की ओर निकल पड़ते हैं। उधर हेवनली डोमेन डायनेस्टी के एम्परर को खबर मिलती है कि बड़ी सेना वानफा सिटी की ओर बढ़ रही है। शहर के बाहर मौजूद कल्टीवेटर्स भी इस सेना को देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि यही वही इंपीरियल आर्मी है जिसने पहले म्यू शिंगचेंग की शादी का मामला दबाने की कोशिश की थी। अब इतने सैनिक लेकर वापस आने का मतलब साफ था। वे इस बार सीधे वानफा सिटी पर कब्जा करना चाहते थे। कुछ ही समय में सेना सिटी गेट के सामने पहुंच जाती है। उनका कमांडर अपना परिचय देता है। मैं हेवनली डोमेन डायनेस्टी का ग्रैंड जनरल शांगवान हूं। वो ऊंची आवाज में घोषणा करता है कि वानफा सिटी हेवनली डोमेन डायनेस्टी की सीमा के अंदर बनाई गई है, इसलिए अब से शहर की सुरक्षा इंपीरियल आर्मी संभालेगी। वो सिटी गार्ड्स को आदेश देता है कि तुरंत अपने हथियार डाल दें और सिटी डिफेंस उनके हवाले कर दें। सिटी गार्ड्स उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। वे जवाब देते हैं कि वानफा सिटी किसी डायनेस्टी की नहीं बल्कि मिरियाड धर्मा सेक्ट की है। अगर जनरल को कोई समस्या है तो वो पहले सेक्ट से बात करे। लेकिन जनरल और भी घमंडी हो जाता है। वो कहता है कि इंपीरियल कोर्ट ने अभी तक इस शहर पर कार्रवाई नहीं की, यही उनके लिए बहुत बड़ा एहसान था। अगर आज भी सिटी डिफेंस नहीं सौंपी गई तो पूरी सेना बलपूर्वक शहर पर कब्जा कर लेगी। इतने में 10,000 बुद्धा टेम्पल के दोनों मंक भी वहां पहुंच जाते हैं। वे जनरल का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट को शांति से सिटी डिफेंस सौंप देनी चाहिए। वे इसे न्याय और धर्म का फैसला बताते हैं। आसपास खड़े सभी कल्टीवेटर्स ये सुनकर गुस्से से भर उठते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये मंक केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि इंपीरियल डायनेस्टी का खुला समर्थन कर रहे हैं। मिरियाद धर्मा सेक्ट की एल्डर जीयूए आगे बढ़ती है। वो दोनों मंक को कड़ी फटकार लगाती है। वो कहती है कि अगर बुद्धिस्ट सच में धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें मंदिर में बैठकर साधना करनी चाहिए, दूसरों की संपत्ति लूटने नहीं आना चाहिए। एक मंक गुस्से में जीयूए पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय एक और एल्डर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, वानफा सिटी के मामलों में दखल देने की हिम्मत किसने दी? जनरल भी अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे देता है, लेकिन तभी दूर बैठे लू चैन पूरी घटना देख रहे होते हैं। उन्होंने जानबूझकर अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया था, क्योंकि अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया था 10,000 बुद्धा टेम्पल भी इस पूरी साजिश का हिस्सा है। उसी क्षण सिस्टम की आवाज गूंजती है, न्यू मिशन रिलीज्ड, टारगेट 10,000 बुद्धा टेम्पल, हेवनली किल हॉल, हेवनली डोमेन डायनेस्टी। मिशन, इन तीनों शक्तियों का पूर्ण विनाश। रिवॉर्ड, सुपर गिफ्ट पैक। लू चैन हल्की मुस्कान देता है। वो कहता है, अब सारे मोहरे खुद मेरे सामने आ गए हैं। इसके बाद वो दो क्वाजी एम्परर एल्डर्स को आदेश देता है कि वे तुरंत बाहर जाएं और सभी मंक तथा इंपीरियल जनरल्स को खत्म कर दें। दोनों एल्डर आदेश मिलते ही बिजली की गति से सिटी गेट पर पहुंच जाते हैं। उनकी ऑरा फैलते ही पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता है। जनरल और दोनों मंक पहली बार डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि मिरियद धर्मा सेक्ट की असली ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने खुद मौत का दरवाजा खटखटा दिया था। वानफा सिटी के बाहर हुई लड़ाई केवल कुछ ही पलों में खत्म हो जाती है। मिरियद धर्मा सेक्ट के दो क्वाजी एम्परर एल्डर्स ने हेवनली डोमेन डायनेस्टी की सेना और 10,000 बुद्धा टेम्पल के एक्सपर्ट्स को पूरी तरह कुचल दिया। जो सैनिक अभी कुछ देर पहले घमंड से शहर पर कब्जा करने आए थे, अब वही जमीन पर घुटनों के बल बैठे कांप रहे थे। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत पता चलता है कि आसपास की पूरी स्पेस पहले ही सील की जा चुकी है। कोई भी टेलीपोर्टेशन तालिस्मान काम नहीं कर रहा था। कोई भी इस जगह से भाग नहीं सकता था। कुछ ही क्षणों में सभी विरोधी पूरी तरह हार मान लेते हैं। एक एल्डर मुस्कुराकर लू चैन से कहता है कि इतनी छोटी लड़ाई अगली बार उसे अकेले संभालने दी जाए। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया कि उसे लड़ने का मजा ही नहीं आया। लू चैन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि अभी असली लड़ाई बाकी है। हेवनली फील्ड हॉल, शाह फैमिली और 10,000 बुद्धा टेम्पल अभी भी मौजूद हैं। जल्द ही उन सबकी बारी भी आने वाली है। इसके बाद वो आदेश देता है कि इंपीरियल आर्मी के साधारण सैनिकों को छोड़ दिया जाए। वे केवल आदेश का पालन कर रहे थे। बिना वजह उनका नरसंहार करना मिरियद धर्मा सेक्ट की प्रतिष्ठा के खिलाफ होता। लेकिन इस पूरे दृश्य को देखने वाले सभी कल्टीवेटर्स दंग रह जाते हैं। वे पहली बार समझते हैं कि वानफा सेक्ट की असली ताकत उनकी कल्पना से कहीं आगे है। सब लोग एक दूसरे से कहते हैं, अब वानफा सेक्ट नहीं, इसे वानफा एम्परर सेक्ट कहना चाहिए। उधर सेक्ट के भीतर एक और महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। लू चैन अपनी इंपीरियल ग्रेड वेपन निकालता है। वो 9th एल्डर को बुलाकर कहता है कि आज उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। एल्डर अपने रक्त की एक बूंद वेपन पर गिराता है। इसके बाद अपनी सोल का एक हिस्सा वेपन के साथ जोड़ देता है। लू चैन अपनी महान रिफाइनिंग टेक्निक का उपयोग करके वेपन की अंतिम सील तोड़ देता है। अचानक पूरे आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल से भयानक ऑरा निकलती है।
पूरे सेक्ट में रखी हजारों तलवारें एक साथ कांपने लगती हैं। सभी एल्डर और डिसाइपल घबराकर आर्टिफैक्ट हॉल की ओर देखने लगते हैं। कुछ ही क्षणों बाद एक असली इंपीरियल वेपन पूरी तरह जाग जाती है। नाइन्थ एल्डर भावुक होकर लू चैन को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में उसे इंपीरियल वेपन चलाने का अवसर मिलेगा। बाकी एल्डर भी उत्साहित हो जाते हैं। कुछ एल्डर मजाक में कहते हैं कि सेक्ट लीडर उनके वेपन्स भी अपग्रेड कर दें, लेकिन लू चैन हंसकर मना कर देता है। वो कहता है कि पहले सेक्ट के बाकी काम पूरे होंगे, उसके बाद सबकी बारी आएगी। उधर 10,000 बुद्धा टेम्पल में भी बड़ी हलचल मच जाती है। जो मंक वानफा सिटी गए थे, उनके सोल लैंप्स एक एक करके बुझने लगते हैं। टेम्पल के सभी हाई एल्डर्स समझ जाते हैं कि कोई बड़ी घटना हो चुकी है। एक एल्डर तुरंत ईस्टर्न डोमेन जाकर पूरी सच्चाई पता लगाने की अनुमति मांगता है। टेम्पल उसे तुरंत रवाना कर देता है। इधर म्यू चिंगचैंग लू चैन के पास आती है। लू चैन उससे पूछता है कि उसके परिवार में सबसे योग्य व्यक्ति कौन है। म्यू चिंगचैंग बताती है कि उसका कजिन म्यू वैन ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार इंसान है। लू चैन सिर हिलाता है। वो कहता है कि हेवनली डोमेन डायनेस्टी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। इतने बड़े साम्राज्य को बिना शासक के नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए वो चाहता है कि भविष्य में म्यू फैमिली का कोई योग्य व्यक्ति नया एम्परर बने। म्यू चिंगचैंग भावुक होकर मास्टर को धन्यवाद देती है, लेकिन लू चैन साफ कहता है, यदि नया एम्परर जनता से प्रेम करेगा तो मेरियत धर्मा सेक्ट हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर वो अत्याचारी निकला तो उसे हटाकर किसी और को एम्परर बना दिया जाएगा। इसके बाद लू चैन युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। वो अलग अलग एल्डर्स को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपता है। पहली टीम को हेवनली डोमेन डायनेस्टी के इंपीरियल फैमिली का अंत करने का आदेश मिलता है। दूसरी टीम को इंपीरियल डिक्री लेकर सीधे शाह फैमिली पर हमला करना था। तीसरी टीम को हेवनली फील्ड हॉल पूरी तरह नष्ट करना था। और चौथी टीम को 10,000 बुद्धा टेम्पल का सफाया करने की जिम्मेदारी मिलती है। पूरा सेक्ट एक साथ सक्रिय हो जाता है। चारों दिशाओं में शक्तिशाली एल्डर्स बिजली की गति से निकल पड़ते हैं। सबसे पहले हेवनली डोमेन डायनेस्टी में इंपीरियल डिक्री पहुंचती है। मेरियत धर्मा सेक्ट के एल्डर खुलेआम घोषणा करते हैं, आज से हेवनली डोमेन डायनेस्टी का अंत निश्चित है। 2 दिनों तक कोई भी इंपीरियल सिटी से बाहर नहीं जाएगा। पूरे इंपीरियल सिटी में अफरा तफरी मच जाती है। उधर म्यू फैमिली में भी लू चैन के एल्डर्स पहुंचते हैं। वे म्यू छिंगचैंग के कजिन म्यू वैन को बुलाते हैं। पहले तो म्यू वैन डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतने शक्तिशाली एल्डर उससे क्यों मिलना चाहते हैं। फिर एल्डर्स उसे बताते हैं कि हेवनली डोमेन डायनेस्टी समाप्त हो चुकी है, अब उसे नया एम्परर बनाया जाएगा। म्यू वैन घबरा जाता है। वो कहता है कि उसे शासन करना नहीं आता, लेकिन एल्डर्स उसे समझाते हैं, राजा बनने के बाद सब सीखा जा सकता है। सबसे जरूरी बात है न्याय और जनता के प्रति दया। इसके बाद वे लू चैन के 3 नियम सुनाते हैं। पहला, हमेशा जनता से प्रेम करना। दूसरा, अन्यायपूर्ण कानूनों को तुरंत बदलना। तीसरा, अगर कभी अत्याचार, भ्रष्टाचार या विलासिता में डूब गए तो मिरियाद धर्मा सेक्ट स्वयं तुम्हें सिंहासन से उतार देगा। म्यू वैन सम्मानपूर्वक यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। उधर उसी समय शाह फैमिली के मुख्य भवन में 3 मिरियाद धर्मा सेक्ट एल्डर्स पहुंच जाते हैं। वे इंपीरियल डिक्री दिखाकर घोषणा करते हैं, शाह फैमिली ने बिना कारण मिरियत धर्मा सेक्ट का अपमान किया। आज इंपीरियल डिक्री के आदेश से पूरे शाह फैमिली का विनाश किया जाएगा। शाह फैमिली तुरंत अपना ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। तीनों एंसेस्टर्स भी बाहर आ जाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इस हमले को रोक लेंगे, लेकिन तभी आकाश अचानक कांप उठता है। एक भयानक औरा पूरे शाह फैमिली पर उतरती है। लू चैन स्वयं युद्ध भूमि पर पहुंच चुका था। उसे देखते ही सभी एल्डर सम्मानपूर्वक झुक जाते हैं। शाह फैमिली का सबसे शक्तिशाली एंसेस्टर तुरंत समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण एक्सपर्ट नहीं है। वो हाथ जोड़कर विनती करता है। वो कहता है कि शाह फैमिली अपनी आधी संपत्ति सौंपने को तैयार है, बस पूरे क्लैन को माफ कर दिया जाए। लेकिन लू चैन शांत स्वर में जवाब देता है, जब तुमने मेरे सेक्ट को अपना कुत्ता बनाने की बात कही थी, तब क्या तुमने दया के बारे में सोचा था? शाह फैमिली के सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं। कुछ देर तक उन्हें देखकर लू चैन को एक पुरानी बात याद आती है। उसे पता चलता है कि शाह फैमिली के पूर्वजों ने 1 लाख वर्ष पहले आउटर डीमन रेस के खिलाफ युद्ध में महान योगदान दिया था। इसी सम्मान में लू चैन अंतिम फैसला सुनाता है। परफेक्टेड रियल्म से नीचे के सभी निर्दोष लोगों को जीवित छोड़ दिया जाएगा, लेकिन परफेक्टेड रियल्म और उससे ऊपर के सभी अपराधियों को वहीं मार दिया जाएगा। आदेश मिलते ही मिरियाद धर्मा सेक्ट के एल्डर्स तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में शाह फैमिली की सारी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसके बाद लू चैन आखिरी आदेश देता है, शाह फैमिली की सारी संपत्ति व्यवस्थित करके सेक्ट ट्रेजरी में भेज दी जाए। अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब दूसरा पार्ट आए तो आप उसे मिस ना करें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।